नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आज बात होगी शराब घोटाले की। तो सरकारी लूट का कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है तो वो है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। सोचिए, भ्रष्टाचार के लिए पूरे सरकारी नियमों को ही बदल दिया गया। अधिकारी से लेकर सफेद पोस्ट तक सब शामिल थे। ईओडब्ल्यू की जांच और चार्जशीट तो यही कहती है। 7,000 पन्नों की नई चार्जशीट में 6 आरोपियों का जिक्र है। वो पूरी चेन की तरह काम कर रहे थे। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास है इसमें, ओम साई बेवरेजेस कंपनी के संचालक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा, अनवर ढेबर के करीबी पिता पुत्र नितेश पुरोहित और यश पुरोहित, अनवर ढेबर का करीबी और होटल वेलिंगटन कोर्ट का मैनेजर दीपेन चावड़ा इस घोटाले में बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अब इसके चार्जशीट के मुताबिक शराब कंपनियों से जबरन कमीशन लेने के लिए गलत FL 10A लाइसेंस प्रणाली बनाई गई। इसके तहत ओम साई बेवरेजेस कंपनी के संचालक अतुल सिंह मुकेश मनचंदा बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। गलत लाइसेंस के कारण सरकार को करीब 530 करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें से 114 करोड़ रुपए का फायदा इनकी कंपनी को मिला है। नितेश पुरोहित और उसके पुत्र यश पुरोहित के जरिए सिंडिकेट की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध राशि का संचालन किया गया। कितनी संगठित और सोच समझकर पूरे सरकार को लूट को, यानी कि पूरे सरकार की तरफ से लूट को यहां पर अंजाम दिया गया था। सरकार को भी लूटा गया है। खैर चलिए, अब इस पर ही हम आगे बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में करीब 7,000 पेज की 7वीं चार्जशीट पेश की है। अब इस चार्जशीट में पूर्व एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास समेत 6 आरोपियों के नाम हैं। सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद भी हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 50 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। जांच में पता चला है कि निरंजन दास ने 16 करोड़ कमाए। भ्रष्टाचार के कारण सरकार को 530 करोड़ का नुकसान हुआ। नितेश पुरोहित और उसका बेटा यश पुरोहित अपने होटल में सिंडिकेट का पैसा जुटाते थे। जांच से यह पता चला है कि निरंजन दास ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान एक्साइज पॉलिसी में कई बदलाव किए, टेंडर में हेरफेर किया, सिस्टम में हेरफेर किया, विशेष लोग और सक्रिय सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्थाएं जानबूझकर की ताकि पूर्व IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के संरक्षण वाले सिंडिकेट को अवैध कमीशन उगाही में सीधा लाभ मिल सके। सिंडिकेट को अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर का संरक्षण मिला हुआ था। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक निरंजन दास को एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करने के लिए हर महीने 50 लाख रुपए मिलते थे। इस तरह से निरंजन ने करीब 16 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। इस रकम से निरंजन दास ने अपने परिजनों के लिए संपत्ति खरीदी, जिसकी जांच जारी है। हर महीने 25 लाख रुपए, आप समझ रहे हैं, ये आंकड़ा है। और जो ये घोटाला है वो 3200 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। तो इस पर ही हम आज बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 7वीं चार्जशीट है और 7,000 पन्नों की है। 6 आरोपियों के नाम है इसमें, 50 लोग जिन पर चालान पेश हुआ है। सरकार को 530 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी को फायदा 114 करोड़ का हुआ। आबकारी अधिकारी, जो पूर्व आबकारी अधिकारी, उन्हें 50 लाख रुपए हर महीना मिल रहा था। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल तो मनोज नायक जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं और इस पूरे मामले को बेहतर करीब से ही देख रहे हैं। मनोज, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत से आप इस स्टोरी को पूरा कवर कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कहां कहां जांच बाकी है, आप चालान पेश करिए, चार्जशीट कब तक पेश होगी, तमाम तरह की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को कही गई थी। अब वो दिख रहा है। तो अब जो ये 7वीं चार्जशीट है, 7,000 पन्नों की ये चार्जशीट है, क्या लग रहा है इसके बाद आरोपी तो तय हो जा रहे हैं, सजा भी क्या तय हो पाएगी? दूसरी तरफ 6 आरोपियों के नाम इसमें सामने आ गए हैं और भी क्या क्या कुछ खुलासे हुए हैं इसमें। 7,000 पन्नों की चार्जशीट और 7वीं ये चार्जशीट। जी देखिए, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला है जो कि 2019 से 2022 के बीच हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार थी और इस मामले का खुलासा ईडी ने किया था। ईडी से इतर जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की एजेंसी है, उसने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज किया हुआ है और उसने जो है कल 7वीं अपनी जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वह पेश किया है, जिसमें उसने 6 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट पेश किया है, जिसमें जेल में बंद
तत्कालीन जो कमिश्नर रहे आबकारी विभाग के और साथ ही साथ जो है सेक्रेटरी रहे निरंजन दास, इसके अलावा जो है होटल कारोबारी रहे नितेश पुरोहित और उनके बेटे यश पुरोहित, इसके अलावा जो है ओम साई बेवरेज कारपोरेशन के जो डायरेक्टर थे अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा, और जो छठे आरोपी रहे हैं दीपेन चावड़ा जो कि अनवर ढेबर के काफ़ी करीबी और दोस्त रहे, या साथ ही साथ जो है उनके जो काली कमाई है उस रकम को वे मैनेज करते थे। इन 6 आरोपियों के खिलाफ जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने कल जब अपनी 7वीं चार्जशीट पेश की कोर्ट में, तो विस्तार से जो है सभी की भूमिका बताई। सबसे पहले उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से जो है निरंजन दास ने अपने प्रभाव और पद का दुरुपयोग कर जो है जो आबकारी की जो पॉलिसी थी उसमें हेर फेर किया। इसके अलावा जो है FL10 FL10A की जो पॉलिसी है उसमें जो है तोड़ मरोड़ कर जो है कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अवैध जो धन है वह अर्जित किया, और इस धन में से जो है उन्हें हर महीने जो है 50 लाख रुपए जो है सिंडिकेट की ओर से मिलते थे। इस प्रकार से जो है करीब अभी जो ईओडब्ल्यू एसीबी ने जो आकलन किया, जो गणना की है, उसमें यह पाया है कि निरंजन दास ने करीब 16 करोड़ रुपए जो है अवैध रूप से अर्जित की, लेकिन यह रकम जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है निरंजन दास ने भी काफ़ी अकुत संपत्ति जो है कमाई थी, और इसका जो है उपयोग जो है अपने परिजनों के नाम पर, अपने मित्रों के नाम पर और अन्य लोगों के नाम पर किया है, और इसका खुलासा भी जो है ईओडब्ल्यू एसीबी आने वाले दिनों में कर सकती है। वहीं बात कर ले जो है नितेश पुरोहित और यश पुरोहित जो कि अनवर ढेबर के करीबी रहे हैं, इन्होंने भी जो है अपने होटल गिरिराज से जो है करीब 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो कि शराब घोटाले की यह राशि है, उसमें से जो है करीब इन्होंने जो रकम कमाई थी वह है करीब 1000 करोड़ रुपए को इन्होंने मैनेज किया था, उसमें से काफ़ी रकम इन्होंने भी दबाई थी। इसके अलावा जो है ओम साई बेवरेज कारपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं, दोनों डायरेक्टर अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा, इन्होंने जो है FL10A की लाइसेंस ली थी, और इससे जो है उन्होंने अवैध कमाई कर जो है 530 करोड़ रुपए का जो है राजस्व का नुकसान जो है राज्य। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, सरकार की संलिप्तता को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये तमाम जो है 6 आरोपियों के नाम है इस लिस्ट में, इस चार्जशीट में, लेकिन जो गवर्नमेंट की संलिप्तता उस समय जो तत्कालीन सरकार रही, अभी जिस तरह से जांच हो रही है, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? रोका जा सकता था? निश्चित रूप से सैया भय कोतवाल तो डर काहे वाली बात थी, क्योंकि तत्कालीन सरकार का पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त था। सरकार में जो ऊपर बैठे लोग थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हों चैतन्य बघेल, क्योंकि वे भी इस मामले में संलिप्त हैं, तो सीधा सीधा समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर लेवल से लेकर जो नीचे लेवल तक के, जिसमें कि आबकारी के जो जिले के अधिकारी हैं उनकी भी संलिप्तता रही है, उन सबको भी आरोपी बनाया गया है, वे सब भी अभी जमानत पर है। तो निश्चित रूप से जो है बड़ी जो है एक षड्यंत्र जो है शासन को जो नुकसान पहुंचाने का रचा गया था, और करीब 2161 करोड़ से यह घोटाला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते 3200 करोड़ तक पहुंच गया, और अभी भी यह आकलन किया जा रहा है कि यह जो नुकसान है 3200 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है यदि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं आरोपी, पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, इसके अलावा जो है आबकारी विभाग के जो सेक्रेटरी रहे, आबकारी विभाग के तमाम जो अधिकारी रहे सीधे सीधे इसमें संलिप्त थे। इसके अलावा जो सरकार के जो करीबी लोग थे, चाहे वे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके परिजन हो या उनके दोस्त यार हो, इन सब की भी संलिप्तता रही। इन्होंने भी जो है करोड़ों रुपए कहीं ना कहीं जो है वंदना राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन मनोज एक छोटा सा जवाब मैं इस पर भी आपसे चाहूंगी। अब ये पूरी चार्जशीट में गौर करने वाली बात यह है कि सरकार को 530 करोड़ का नुकसान, लेकिन कंपनी को 114 करोड़ का फायदा। समझ रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब किस तरह से पलीता लगाने की पूरी कोशिश हुई, जो अब धीरे धीरे दर परत इसकी खुलती जा रही है। जी निश्चित रूप से जो है परतें लगातार खुल रही है, जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, और 50 आरोपियों के खिलाफ पहले ही ईओडब्ल्यू एसीबी ने चालान पुटअप कर दिया है कोर्ट में। अब 6 आरोपियों के खिलाफ यानी करीब 56 लोगों के खिलाफ चालान प्रस्तुत हो चुका है, और जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं तो साफ समझा जा सकता है कि तत्कालीन सरकार में कहीं ना कहीं जो है रुपयों की बंदरबाट हुई, शासन के जो खजाने हैं उसे नुकसान पहुंचाने का सीधा सीधा षड्यंत्र किया गया, और अपनी जेबें भरने के लिए सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आतुर नजर आ रहे थे, और इसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है, जब ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी जैसी एजेंसियां जो है जांच कर रही है और लगातार जो है नए खुलासे कर रही है। ठीक है, वंदना जी से पूछ लेते हैं, अब जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसे लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? वंदना जी स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 पर। क्या कुछ कहेंगी अब जो ईडी ने 7000 पन्नों की 7वीं चार्जशीट पेश की है? देखिए, ईडी के द्वारा जो लगातार कार्यवाही हो रही है, तो जो जो चार्जशीट पेश कर रहे हैं
तो आप देखेंगे कि लगातार इस तरह से लंबे समय से सिर्फ चार्जशीट पेश कर रहे हैं और हम्म। आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह की दृष्टि में आता है। यदि वर्तमान सरकार में और डबल इंजन के सरकार में वाकई में यदि शराब घोटाला का जांच करने की यदि हिम्मत है, तो 2012 और 13 में हम्म। जो आबकारी नीति में बदलाव आया था उस समय से जांच होना चाहिए, ताकि वास्तविकता क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार में जो विपक्ष दल है, उनको कहीं ना कहीं आरोप लगा करके, निराधार आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। उसके जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लोकसभा में एक बजट के दौरान एक बात पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि कितने आरोपियों को शराब घोटाले के, पूरे देश की बात कर रही हूं मैं, तो वहां पर हम्म। लोकसभा में जो जवाब आया, विपक्षी दल के 193 नेताओं को शराब घोटाला में आरोपी बताया गया था, और जो पक्ष के जो नेता है वो बिल्कुल जीरो था। आप समझ हम्म। रहे हैं ना, बिल्कुल जीरो था। मतलब विपक्ष दल के जो नेता है 193, और जो पक्ष दल के नेता है बिल्कुल जीरो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी का, नहीं, लेकिन राज्य अगर के जो चालान पेश हो गया है तो आरोप तो यहाँ पर लग रहे हैं, उन पर आरोप तय माने जा रहे हैं। 6 आरोपियों के नाम भी है इसमें। वंदा जी, अभी जो चार्जशीट है 6 आरोपियों के नाम का जिक्र है उसमें। और दूसरी तरफ जो 12 और 13 का आप जिक्र कर रही है, कांग्रेस को भी तो मौका मिला था, कांग्रेस सत्ता में आई थी, जांच करवा लेती कांग्रेस। देखिए, हम कभी बदले की भावना से काम नहीं किए। जनहित हमारे लिए सर्वोपरि थी, और हम जनहित के मुद्दे को लेकर के काम किए, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती 5 साल के कांग्रेस के सरकार में छत्तीसगढ़ की जो जनता की जो दशा और दिशा है बिल्कुल बदल चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम कम करना और विपक्षी नेताओं के ऊपर इस तरह से निराधार आरोप लगा करके नहीं, केंद्रीय तो एजेंसियों को खुलासे भी तो हो रहे, दुरुपयोग कर, कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को मानती क्यों नहीं है? जो ये आप ये जा बताइए, हम्म। आप ये बताइए, क्या जो पक्ष के जो नेता है वर्तमान में, कल की बात देखते हैं, कल जो कवर्धा जिला के जो पोड़ी ग्राम है, जो गृह मंत्री के गृह जिला में आता है, उसमें नकली होलोग्राम को लेकर के, नकली ढक्कन को लेकर के कितनी बड़ी मामला सामने आया। ठीक लेकिन है। इस पर क्या होगा, कुछ ज्यादा कार्रवाई होगी कि नहीं? उसमें लीपापती होगा, क्योंकि खुद की सरकार है, और खुद की सरकार इस तरह से जो कारनामे उजागर होते हैं उसको दबा दिए जाते हैं। नहीं, लेकिन और देखिए एक बहुत बड़ी अधिकारी, देखिए बात, सरकार तो आई और चली गई, मान के चलिए सरकार तो आई और चली गई, लेकिन अधिकारी तो नहीं बदले। अधिकारी तो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। अगर मैं मनोज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अधिकारी तो नहीं बदले, सरकार भरे बदली है। बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर अभी बीजेपी की सरकार है। अधिकारी तो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। तो ये उजागर तो हुआ है, अधिकारी ही इसमें संलिप्त है। मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, विभाग की थी, विभाग के मंत्री की थी। मनोज जी। जी, निश्चित रूप से जो तत्कालीन जो जिम्मेदार लोग थे, कहीं ना कहीं जो है उनकी जिम्मेदारी थी, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की सरकार, यानी छत्तीसगढ़ के जो राजस्व है, सरकारी खजाना है, उसको नुकसान झेलना पड़ा कहीं ना कहीं जो है। क्योंकि सीधे सीधे जो है यदि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होती है, उनकी भूमिका सामने आती है, आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की भूमिका सामने आती है, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका सामने आती है, चाहे कमिश्नर रहे आबकारी विभाग के निरंजन दास की भूमिका सामने आती है। इसके अलावा जो उस समय के जो टॉप ब्यूरोक्रेट में जिनकी गिनती होती थी, अनिल टूटेजा, उनकी संलिप्तता भी सामने आती है। तो सीधा सीधा समझा जा सकता है कि जो नीचे के अधिकारी थे आबकारी विभाग के, जो तमाम जिलों में तैनात थे, उनकी भी भूमिका सीधे सीधे रही, और जो तमाम अधिकारी है वे भले आरोपी बनाए गए, लेकिन उनका भी साफ, वे कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि वे दबाव में काम कर रहे थे। भ्रष्ट अधिकारी सामने आ रहे हैं, किस प्रकार मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि अगर भ्रष्ट अधिकारी सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, तो कांग्रेस इस पर बार बार एक्सक्यूज क्यों देती है? कांग्रेस को तो साथ देना चाहिए इस पर। अधिकारी कोई दल का नेता थोड़ी ना है, वो तो भ्रष्ट अधिकारी है, जिसकी जो भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया वो उजागर हो रहा है। वंदना जी, इस पर तो आप लोगों को साथ देना चाहिए। देखिए, अगर कोई गलत जी किया देखिए, है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जब और सरकार, ठीक है मनोज जी, मैं आपके एक पास वंदना जी का जवाब। हाँ, देखिए, यदि गलत किया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के बाद वास्तविकता ने वो, अगर वह गलत किया है वास्तविकता में, तो उस पर
कड़ी से कड़ी उनको सजा वन्ना मिलना जी चाहिए। वही तो ये ईडी तो कर हम रही है, बात अभी वही तो ईडी कर रही है। 6 आरोपियों के नाम है उसमें, वो तमाम लोग हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए थे, जो घोटाला कर रहे थे। तो इस पर तो कांग्रेस साथ दे कम से आपको कम। वही बोल रही हूँ कि आप देखेंगे, मैं आपको वही बताई ना कि हम्म। 2012-13 में जब ये आबकारी नीति में बदलाव हुआ, आपको याद होगा उस समय एक जो आबकारी मैं वही नीति का जब देखिए, मैं फिर परिवर्तन हुआ से वो उसमें क्या, वो समुद्र समय सिंह थोड़ा जो सा कम है, अधिकारी थे। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाए तो मैं उनसे भी जरूर पूछूंगी। लेकिन 12-13 में जो हुआ, आप लोगों को भी मौका मिला था, खुलवा लेते आप लोग फाइल। अरे हम लोग कार्य नहीं किए मैडम, हम लोग जनहित को लेकर के कार्य किए हैं, जिसके कारण आज नहीं तो अब उसके, जो अब फिर वो वाली छत्तीसगढ़ वो की चर्चा दिशा करके कोई फायदा नहीं है, मौका तो था। होगा। डिपार्टमेंट तो आप लोगों के पास अलग अलग थे। देखिए, अभी वर्तमान की बात आपकी जानकारी में भी होगा कि हम्म। कल की बात है, जहां पर देख रहे हैं कि जो नहीं वंदना शराब जी, आप अभी भी सरकारी मेरे शराब सवाल का दुकान। आपसे मैं एकदम छोटा सा जवाब मैं चाह रही हूँ। अभी जो ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी ने 7,000 पन्नों की जो चार्जशीट पेश की है, 6 आरोपियों के नाम है उसमें। कांग्रेस को तो कोई सिंपैथी नहीं है ना इन अधिकारियों से, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो इस पर तो ईडी को थोड़ा बहुत तो देखिए जांच एजेंसी पर भरोसा कर लीजिए कि यहां पर भी ईडी देखिए, गलत अगर है। निष्पक्ष जांच होती है, हम्म। निष्पक्ष जांच होती है और कोई भी आरोपी है जो, उस पर कांग्रेस ने कभी सहानुभूति नहीं जताई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार, वर्तमान सरकार की बात करूं, किस तरह से अवैध नशा का जो कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। हम कल देखते हैं कि सरकारी शराब दुकान में जहां पर सरकार का क्यूआर कोड लगना चाहिए, वहां पर सेल्समैन का क्यूआर कोड लगा हुआ है, और हम्म। किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। हम्म। इसका जवाब मेरे को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मिल जाए कि किस प्रकार ठीक है, साथ वो में आएंगे तो इस भ्रष्टाचार पर हो रहा है। बात करेंगे। और आज का ये विषय भी नहीं, आज का विषय तो ये है जो इतना चूना लगा चुके हैं अधिकारी, उस पर हम बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ ये चार्जशीट अब पेश हुई है। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? वो ठीक कर रही है ईडी? मैं आपको वही बात फिर से हम्म। दोहरा रही हूँ कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निष्पक्ष, वही द्वेष मैं के कह रही हूँ, अभी बदले जो में। ईडी जांच कर रही है, क्या वो निष्पक्ष नजर आती है कांग्रेस को? ईडी को, अगर ईडी को जांच करनी है तो अच्छी बात है। वो 2012-13 से जब आबकारी नीति में बदलाव हुआ तब से करे ना, तो वंदना उसमें जी, मैं आपसे और यही ज्यादा पूछ ही रही हूँ, अभी जो कार्रवाई ईडी कर रही है, आपको लग रहा है वो निष्पक्ष है? कांग्रेस को लग रहा है कि वो निष्पक्ष है? 60% जो कमीशन का खेल हम्म। हो रहा था वो सबके सामने में था कि जब आबकारी हम्म। नीति का बदलाव करके, सरकारीकरण करके 50% तो और 60% मैंने वही पूछा अभी आपसे वंदना जी, अभी जो ईडी ने चार्जशीट पेश की, क्या वो आपको निष्पक्ष लग रहा है या उसमें भी कांग्रेस को डाउट है? मैं वही बोल रही हूँ कि क्योंकि जो अधिकारी जो कांग्रेस की सरकार में थी वो पूर्वती रमन सिंह की सरकार में भी थी, तो जांच हो तो पूरा हो, जांच हो ना, 2012-13 से जांच हो। यही तो मेरा कहना है कि 2012-13 से यदि यह जांच होती है तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है तो और अधिक अच्छा, उनका जो मामला है सामने उजागर हो जाएगा। तो ईडी को 2012-13 से जो आबकारी नीति का बदलाव हुआ उस समय से जांच करना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी अधिकारी का बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं तो चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ लेकिन को आप जिसने ईडी को, चुना ईडी की है कार्रवाई को आप सही भी तो नहीं बता रही हैं। आप किसी जी। अधिकारी की तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें बचा भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप ईडी की कार्रवाई को भी तो सही नहीं बता रही हैं कि ईडी ने अगर अभी चार्जशीट पेश किया है, 6 आरोपियों के नाम है उसमें, तो इस पर भी तो कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं नहीं, कांग्रेस बिल्कुल जवाब दे रही भाई कि निष्पक्ष अगर जांच हुआ है और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना ठीक है। चाहिए, उनको मिलना भी चाहिए, तो क्योंकि फिर तो ईडी, छत्तीसगढ़ की आप जनता लोगों को तो फिर जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। फिर विजय शंकर जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, अब देखिए ये चार्जशीट जो तमाम तरह की चीजें पेश हो रही हैं, वंदना जी हमारे साथ जुड़ी है, लगातार मेरा उनसे यही सवाल है कि कार्रवाई हो रही है, अब क्या ईडी की जांच पर भरोसा है? लेकिन बार बार भाई, अगर निष्पक्ष जांच होती तो कांग्रेस बिल्कुल उसके साथ है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? कांग्रेस प्रवक्ता लगता है थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। आबकारी नीति जो है हर साल बनती है, पहले ये जानकारी हो जाए उन्हें। और आबकारी नीति में जो सरकारीकरण हुआ था वो हुआ था 2017-18 में। जब 2017-18 के बाद एक साल ही भाजपा की सरकार रही, उस बीच में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, क्योंकि उस जी। समय जो राजस्व छोड़ के भाजपा के लोग गए वो 4,500 करोड़ गए। 4,500 करोड़ के बाद जब इन्होंने राजस्व छोड़ा, ये 7,000 करोड़ 5 साल बाद छोड़ते हैं। वहीं पर जब भाजपा सरकार आते ही एक साल में राजस्व जो है, जबकि शराब की यूनिट की सेल बढ़ी नहीं, आप उसी समझ सकते हैं कि यूनिट नहीं मतलब बोतल्स की सेल नहीं बढ़ी है, लेकिन राजस्व उतना ही माल बेचने पर
आज 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व, मतलब कि आप 3,000 करोड़ से ऊपर का राजस्व मिला। मतलब ये 3,000 करोड़ का बीच में पैसा जा कहां रहा था, आप इसी से समझ सकते हैं कि राजस्व का ग्रोथ कैसे आया। तो कुल मिला के कांग्रेस का साफ साफ दिखता है कि 2 नंबर का काम पूरी कांग्रेस सरकार जैसा चाहेगी वैसे ब्यूरोक्रेट्स चलते हैं। पूरी सरकार इसमें लिप्त थी, स्वयं सीएम लिप्त थे, उसके साथ उनके परिवार के लोग लिप्त थे, उसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे। और उसके नीचे जैसा ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उसके बाद उन्होंने व्यापारियों को सम्मिलित किया। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये पूरा रैकेट बाहर आता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें और भी 2-3 ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके भी इंक्वायरी चल रही, जहां महादेव काबरे जी के ऊपर भी चल रही है अभी, उसके बाद जनक प्रसाद पाठक जी के ऊपर भी चल रही है। तो ये सब लोग भी जब रहे तो ये लोग साथ दिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं गवाही मिला रहे हैं। ठीक है वंदना जी, आपका जवाब इस पर। आपको सवाल भी कर रहे थे, आ गए बीजेपी प्रवक्ता वंदना जी। देखिए, साय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नई शराब दुकान खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। आज मजबूर होकर के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों को आकर के विरोध करना पड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे स्कूल के पास जो शराब विषय पर बात कर लेते हैं, इस पर, हाँ इस पर विषय पर बात कर लेते हैं। नहीं, आप उस पर बंद करें करके आज हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उसको मजबूरन विरोध करना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी विजय शंकर जी ने कहा ना, जब आप लोगों की सरकार थी तो आप लोगों का तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ बिल्कुल साठगांठ था, सरकार भी मिली जुली थी। इस पर तो जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मीडिया में बैठ करके इस तरफ निराधार लगातार तो आरोप लगा रहे हैं मैडम, लगातार। मेरे ख्याल से 2022 से कवासी लखमा कब से जेल में है आपको पता होगा, जांच चल रही है अभी भी इस पर। हाँ, तो अगर ये सब सिंडिकेट पूरा चल रहा था तो सरकार ने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया? वही तो विजय जी पूछ रहे हैं, उस पर जवाब। देखिए, आप देखेंगे यदि अभी जांच चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था कि इस तरह से जो ईडी की जो कार्रवाई है, हाँ ईडी को फटकार लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। और उन्होंने कहा था कि किसी के जो आबकारी नीति से या भ्रष्टाचार से रिलेटेड आप फाइल खोल करके रख देते हैं और अवसर देख करके आप किसी भी नेता को आरोपी बना देते हैं, अनिश्चितकालीन तक इस तरह से फाइल खोल करके आप जांच कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फटकार था, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के ऊपर, चाहे ईडी के माध्यम से हो, ठीक है विजय जी, बिल्कुल छोटा सा जवाब इस पर। हाँ, कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रही हैं कि कांग्रेस के नेता, जब करप्शन कांग्रेस के नेता करेंगे, करप्शन जो है जो उनके समय सत्ताधारी लोग करेंगे, तो भाजपा के लोग के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? भाई जो आरोपी है उसी के ऊपर होगा ना। पैसा जो कमाया, रखा, रिकॉर्ड में लिया, सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे, जितने लोग गिरफ्तार हुए, तो आरोपी तो वही बनेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है आप बार बार यही चीज कर रहे हैं भाजपा के लोग करेंगे। भाजपा सत्ता के समय कुछ गलत की नहीं। अगर आते ही साथ आप देख रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई की, आज राजस्व 3,000 करोड़ कैसे बढ़ गया आते ही साथ, क्योंकि 2 नंबर का काम बंद कर दिया गया है। तो पहले आप इसको देखिए, और जो कांग्रेस को अगर आपको कुछ ठीक करना है तो ऐसे लोग जो ये सब गलत काम करके गए हैं। देखिए कुल मिलाकर अगर यही आरोप है, ईडी तो चलिए अपनी कार्रवाई कर रही है, चार्जशीट भी उन्होंने पेश कर दिया, ईडी की तरफ से चार्जशीट भी पेश कर दी गई है, 6 आरोपियों के नाम है इसमें। अगर कांग्रेस बार बार कहती निष्पक्ष जांच हो रही है, कहाँ गए पैसे, कांग्रेस ये भी कह रही कि संलिप्तता तो थी नहीं उस समय तत्कालीन सरकार के, हम तो जनहित के कामों में लगे हुए। दूसरी तरफ ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, द्वेष के साथ ये कार्रवाई की जाए, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन शराब घोटाला तो हुआ है, अधिकारियों की संलिप्तता है इसमें, सरकार मॉनिटरिंग कर सकती थी तो शायद इसे रोका जा सकता था। 530 करोड़ का नुकसान सरकार को भी हुआ उस समय, इस पर भी सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर 7,000 पन्ने की 7वीं चार्जशीट है। शराब घोटाला, जब जब छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर ये जिक्र किया जाता है तो ये घोटाला जो है खुल खुलकर सामने आता है, क्योंकि अमाउंट जो है वो बहुत मिनिमम था, जो बढ़कर अब 3200 करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है। वही दूसरी तरफ इस पर अब ये 7वीं चार्जशीट पेश हुई है। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि ईडी इसकी जांच को जल्द से जल्द आगे पूरी करे ताकि सजा तय हो सके। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब और इस पर क्या कुछ टर्न आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज की मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।